Let's start. Consumer Protection Act 2019. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो टॉपिक है उसमें इनिशियली बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशंस हैं. सेक्शन 2 के सब सेक्शंस हैं. सेक्शन 2 1 फिर 5 फिर 6 फिर 7 वैसे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं. नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कंज्यूमर्स का जो राइट्स है वो पता होंगे कंज्यूमर्स को, तो ही कंज्यूमर अगर उनमें अवेयरनेस होगी, वो एजुकेटेड होंगे, तो ही वो अपने राइट्स के लिए लड़ पाएंगे. और एक्ट ये बताता है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है, कंज्यूमर कौन है, फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स क्या है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें इससे पता चलेगी. तो इंडियन customers often prefer to suffer rather than knock the doors of justice. तो इनिशियली क्या होता था कि इंडियन कस्टमर्स जो थे वो सफ़र करना पसंद करते थे जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग था और एक्सपेंसिव भी था कोर्ट के पास जाना. तो इसीलिए इंडियन कस्टमर्स के साथ अगर पहले कहीं चीटिंग हो रही है, कहीं डिफेक्टिव कोई प्रोडक्ट मिल गया है, तो वो लोग सफ़र करते थे चुपचाप और कहीं भी जस्टिस के लिए नहीं जाते थे. हाउएवर विथ ग्रेटर कंज्यूमर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर एजुकेशन, ग्रेजुअली कंज्यूमर एजुकेशन हुआ, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, थिंग्स हैव चेंज ड्रामेटिकली. द फर्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था. सबसे पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में आया. वॉज पास्ड इन बैकग्राउंड ऑफ अ वाइड स्प्रेड ग्लोबल कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट. तो ये ग्लोबली कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट था, नॉट ओनली इन इंडिया. तब ये बहुत ज़्यादा ही वाइड स्प्रेड हुआ एंड कंज्यूमर्स को अपने प्रोटेक्शन के बारे में पता चला, अपने राइट्स के बारे में पता चला. जुडिशल एक्टिविज़म, जो जजेस मतलब जुडिशल सिस्टम, जो जजेस का सिस्टम है, जो कोर्ट का सिस्टम है, वो भी एक्टिव हुआ. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इसमें हुए, एनजीओज ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया. हैव ऑल्सो केम टू एड ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की हेल्प के लिए ये सब आगे आए, एनजीओज, लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंज्यूमर मूवमेंट इन कंट्री. तो उसके वजह से कंज्यूमर मूवमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट कंसिडर हुआ gradually. In Consumer Protection Act 1986, it served the purpose to some extent, but it has several shortcomings. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसने कुछ हद तक तो पर्पस सर्व किया कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देने का, बट उसमें भी बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थे, उसमें भी बहुत सारी खामियां थी जिसको कंप्लीटली नहीं बोल सकते थे कि इट इज़ टू द मार्क. तो ग्रेजुअली emergence of global supply chain, ग्लोबल सप्लाई चेन बढ़ा, मतलब ग्लोबली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बढ़ा, उससे लोगों को पता चला कि क्या और ज़्यादा क्या राइट्स हो सकते हैं कंज्यूमर के. उससे रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स हुआ. ई कॉमर्स जो है, जो ऑनलाइन हम परचेज करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी ख़रीदते हैं अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, तो कहीं ये सारी चीज़ें बाहर से भी आई हुई होती है. तो कंज्यूमर्स को जो है उनको न्यू ऑप्शंस मिले, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि वो लोग जो है वो सिर्फ इंडिया से ही नहीं बाहर के भी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे थे. जब वो बाहर के प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे तब कंज्यूमर्स को पता चला कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सूटकेस है और वो इंडिया का नहीं है, बाहर का है, तो उनको पता चल रहा है कि ये कंपनी तो 3 साल की वारंटी दे रही है, जबकि इंडियन कंपनी ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो वो तो हमको वारंटी नहीं दे रही है. तो ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कंज्यूमर्स के पास आई, ना सिर्फ प्रोडक्ट रेंज में बट ऑल्सो नॉलेज भी मिला उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए. बट आयरनिकली, मतलब इससे ये भी, इसका नुकसान ये भी हुआ, जो ई कॉमर्स आया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, उस टेक्नोलॉजी की वजह से अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस भी बहुत बढ़ गई. मतलब बहुत चीटिंग भी होती है ऑनलाइन. जब हम कभी ऑनलाइन कुछ परचेज कर रहे होंगे, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ कोई ना कोई चीटिंग हुई होती है कि किसी ने कुछ मंगाया और फिर कुछ और ही आया या फिर नहीं आया.
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के आने से नुकसान भी हुआ है. तो आयरनिकली these developments in technology also rendered the consumer more vulnerable to new form of unfair. तो हम लोग और ज़्यादा उल्टे का हमारे लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस हमारे साथ होती है. तो अनफेयर प्रैक्टिसेस भी ज़्यादा हो रही है, सुविधा भी है बट अनफेयर प्रैक्टिसेस भी ज़्यादा हो रही है. इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इम्पोर्टेंस है, ताकि सब कंज्यूमर्स के साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, अनएथिकल चीज़ें ना हो. डायरेक्ट सेलिंग एंड ई कॉमर्स posed new challenges to consumer protection and called for swift legislative changes to protect the consumer. तो जो डायरेक्ट सेलिंग है या ई कॉमर्स है, उससे न्यू चैलेंजेस आए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, और उसके वजह से स्विफ्ट मतलब फास्ट लेजिस्लेटिव चेंजेस को लाना पड़ा टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर. उस वजह से hence a comprehensive piece of legislation was needed. तो एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव, एक प्रॉपर कलेक्टिव, एक बहुत डिटेल्ड में लेजिस्लेशन का पीस यानी कि लेजिस्लेशन का सेक्शन जो एक्ट था वो इम्पोर्टेंट था लाना. तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया, विच केम इन टू फोर्स. यहाँ पे नहीं आया है, 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020 को से लागू हुआ. बट ये एक्ट बना कब? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. इस एक्ट ने रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को. पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, उसमें बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत थी, उसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स थे. इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया, जो लागू हुआ 20 जुलाई 2020 से. Several useful concepts and provisions of 1986 have been retained. तो 1986 के जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके भी बहुत सारे प्रोविजंस और कंसेप्ट को इंटैक्ट रखा गया है, रिटेन रखा गया है, और बहुत सारी चीज़ें जो सूटेबल थी, जहाँ पे सूटेबल अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, वो 2019 में चेंजेस किए गए हैं. मैनी अदर्स हैव बीन सूटेबली मॉडिफाइड इन 2019 एक्ट. New provisions have also included example and executive agency. जो न्यू प्रोविजन आया है 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में, उसमें CPPA का एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी के बारे में प्रोविज़न है, दैट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. ये एक अथॉरिटी है जो सेंट्रली एक अथॉरिटी है, एक नेशन वाइज एक अथॉरिटी है, नेशनल लेवल पे है, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो प्रोटेक्ट करती है उन कंज्यूमर के राइट्स को. और उसका काम ये है कि रूल्स बनाना, कहीं क्या मॉडिफिकेशन करना है वो करना. तो ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है एंड इट सीज के अगर किसी को कंप्लेन करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में तो कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, रिड्रेसल कहाँ होगा, कितने दिन में इसका जस्टिफिकेशन आना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें CPPA देखती है. The concept of initiating a class action, the power to recall goods and power to issue directions and penalties against false and misleading advertisement. तो ये concept इसलिए आया, ये जो 2019 में आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें एक ये है कि एक एक्शन लेना चाहिए और पावर टू रिकॉल द गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है, अगर उनको लगता है कि उनके किसी एक प्रोडक्शन के सेक्शन में कहीं कुछ डिफेक्ट है, तो वो रिकॉल करते हैं उन गुड्स को कि 2019 में जो भी कार मैन्युफैक्चर हुई है उन्हें रिकॉल करें, कंपनी से कुछ मिस्टेक हुई है, और फिर वो ठीक करके देते हैं. तो पावर टू रिकॉल गुड्स या फिर पावर टू इशू डायरेक्शंस, ये CPPA का काम है कि पावर टू इशू डायरेक्शंस, पेनल्टीज अगेंस्ट फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट. अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट जनरली जो है इंडिया में थोड़ी हाइपरबोले स्टेटमेंट होती है, ओवर स्टेटमेंट होती है, ओवर स्टेटेड होती है, बट अगर पूरी तरह से अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है तो, और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, तो उसके अगेंस्ट पेनल्टी लगाना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में दिया गया है. स्पेसिफिक प्रोविजंस हैव नाउ बीन मेड फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स बाय मीडिएशन. तो
इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में मीडिएशन मतलब मीडिएटर का भी प्रोविज़न है। कहीं ऐसा होता है कि कंज्यूमर ने कंप्लेन किया है कोई चीज़ कि उसके साथ कोई चीटिंग हुई है, बट जो कंपनी है वो रेडी नहीं है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, तो ऐसे केस को डिस्प्यूट बोला जाता है। जहाँ पे दोनों एग्री नहीं हो रहे हैं वहीं पर डिस्प्यूट की बात आती है। तो हर डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट में जाने के बजाय मीडिएटर उनको सेटल करता है विथ अ मीडिएशन। तो मीडिएशन का जो कंसेप्ट है उसका प्रोविज़न भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया, ताकि मैक्सिमम जो केसेस हैं वो कोर्ट के बाहर भी थ्रू मीडिएशन भी सेटल हो सके। प्रोविजंस हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेपरेट प्रोविजंस फॉर लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। तो इसमें प्रोविजंस है कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर्ड है उनकी क्या क्या लाइबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी क्या लाइबिलिटीज़ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जो प्रोडक्ट के सेलर्स हैं उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी क्या लाइबिलिटीज़ है। तो अभी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी अगर सेल करेंगे या किसी का भी अगर कोई कंज्यूमर है, तो या तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, या तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, या तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। इन तीनों में से ही कुछ कर रहा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता वो। ताकि ये इनमें से कुछ अगर वो कर रहा है तो ही उसका कंज्यूमर बेस है, और अगर कंज्यूमर है तो ही कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की बात आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात आती है। द इंडियन कंज्यूमर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर अदर लॉज। तो इंडियन कंज्यूमर के लिए सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वो एज अ कंज्यूमर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं हमारा एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी प्लेसमेंट एजेंसी है, तो उसमें जो भी कैंडिडेट्स को जॉब मिलती है वो फ्री ऑफ चार्ज मिलती है, उसमें कोई भी प्लेसमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं। तो अगर प्लेसमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे, बिकॉज उन्होंने कोई कंसिडरेशन अमाउंट पे नहीं किया है और कहीं पर भी वो कंज्यूमर नहीं है प्लेसमेंट एजेंसी के। तो अगर वो कंज्यूमर ही नहीं है तो वो कंज्यूमर एक्ट के तहत कभी भी मुझसे कुछ कॉम्पेंसेशन या मुझ पे केस या मुझसे कॉन्फ्लिक्ट रेज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंज्यूमर ही नहीं है। लेकिन अगर वो कंज्यूमर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एज ए इंडिविजुअल उसको कोई राइट नहीं है, तो वो प्रोटेक्टेड है। वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अगेंस्ट मुझ पे उसको अगर केस करना है, फॉर एग्जांपल उसको लग रहा है कि कोई कंपनी रॉन्ग है, आपने मुझे ऐसे कैसे यहाँ भेज दिया, तो अगर उसको ऐसा कुछ बोलना है तो वो कंज्यूमर तो नहीं है मेरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पास जाएगा तो वहाँ उसका काम नहीं होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल से कि आप पहली बात कंज्यूमर ही नहीं हो बिकॉज आपने कोई कंसिडरेशन अमाउंट पे नहीं किया है। बट लॉ ऑफ टॉर्ट है, आईपीसी में सेक्शंस है, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। यही अगर मेरा फूड का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरा होटल है, तो होटल है तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि अगर कंज्यूमर है, किसी ने आके होटल में बिल पे किया और उसने उसको अगर मतलब प्रॉपर एडल्ट्रेटेड गुड्स मिला है, प्रॉपर गुड नहीं, प्रॉपर फूड नहीं मिला है, तो वो तो कंज्यूमर होगा और वो कंज्यूमर होके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मुझ पर केस कर सकता है अगर उसे वो फूड कंज्यूम करने से कुछ भी डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है, बीमारी हुई है, कुछ भी हुआ है। लेकिन अगर उस दिन मैंने होटल में ये रखा कि आज फ्री ऑफ कॉस्ट फूड है, तो वहाँ पर जब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अगर किसी दिन फूड प्रोवाइड किया, तो उस केस में जो लोगों ने आके खाना खाया तो वो लोग तो मेरे कंज्यूमर नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पे नहीं किया, तो वो कंज्यूमर के डेफिनेशन में नहीं आते। लेकिन अगर वो खाना खा के बीमार हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझ पे केस नहीं कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं कर सकते, बट लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर कर सकते हैं, आईपीसी में कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंडर कर सकते हैं, या ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो ड्रग्स है, जो दवाइयाँ हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ है तो उसमें कर सकते हैं। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट जो BIS इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगता है, तो उस पे भी एक्ट, वो भी एक्ट है कंज्यूमर्स के लिए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे अदर लॉज भी हैं अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। Although these remedies are available to consumers, many of them involve a lot of time and
एक्सपेंस। तो ये सारे जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें और भी केसेस हैं, उसमें सिर्फ कंज्यूमर रिलेटेड इंक्वायरीज या कंज्यूमर रिलेटेड केसेस नहीं आते हैं। तो ये जो बाकी सारी रेमेडीज़ हैं, बाकी सारे जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है और एक्सपेंसेस भी है। एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीक्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स and bring inexpensive justice almost to doorstep of consumers। बट ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो स्पेसिफिकली जो है वो कंज्यूमर्स के लिए ही बना है, उसमें स्पेसिफिकली यही केसेस आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होते हैं और मोस्टली इनएक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे जो जस्टिस है उसके लिए किसी को कुछ भी पेमेंट नहीं करना है कंज्यूमर्स को। ऑलमोस्ट डोर स्टेप ऑफ कंज्यूमर मतलब आपके डोर स्टेप पे आपको जस्टिस मिल जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ हाईली इफेक्टिव इन दैट सेंस। अभी इसमें सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो सबसे पहला डेफिनेशन है एडवर्टाइजमेंट। तो हमें पता होगा एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो ही हम बोल सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट गलत हुआ है या गलत इन्फॉर्मेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, तो कंज्यूमर को मिसलीड नहीं करना चाहिए, कंज्यूमर को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। तो अंधेरे में रखने के तरीके क्या होंगे, तो एडवर्टाइजमेंट होगा, तभी तो कंज्यूमर को लगेगा कि उसके साथ गलत हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में ये बताया था और हुआ ये है। तो एडवर्टाइजमेंट एज पर दिस सेक्शन क्या है, एडवर्टाइजमेंट के अलग बहुत सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, बट विथ रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एडवर्टाइजमेंट मीन्स एनी ऑडियो और विजुअल पब्लिसिटी। ऑडियो या विजुअल पब्लिसिटी है, ऑडियो है और दिख रहा है वो है, मतलब अगर रेडियो पर ऐड चल रही है तो वो भी एडवर्टाइजमेंट है, और टीवी पर चल रही है, यूट्यूब पे चल रही है, लिंक्डइन पे चल रही है, फेसबुक पे चल रही है, तो वो विजुअल पब्लिसिटी है, वो ऑडियो एंड विजुअल है। रिप्रेजेंटेशन, एंडोर्समेंट और प्रोनाउंसमेंट। रिप्रेजेंट करना किसी चीज़ को, एंडोर्स करना, पब्लिकली किसी चीज़ को बोलना कि ये चीज़ अच्छी है या ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये फ़ायदेमंद है, पब्लिकली बोलना। ना ही टीवी मीडिया की बात नहीं चल रही है, पब्लिकली अगर स्टेज पे खड़े रह के 10,000, 1,000, 500, 600, 300, 10 लोगों के सामने एंडोर्स किया कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, और प्रोनाउंसमेंट किया, अनाउंस किया, प्रोनाउंस किया, उसको एक्नॉलेज किया, एंडोर्स किया, मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस। लाइट से, लाइटिंग से एडवर्टाइजमेंट होती है, एलईडी लाइट से होती है, साउंड से हो रही है, स्मोक जो है उससे, धुएं से, जो क्रैकर्स हैं काइंड ऑफ, उससे स्मोक से कुछ ऐसा डेयरी मिल्क का कुछ भी ऐड आया वो, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एडवर्टाइजमेंट हो रही है, इंटरनेट और वेबसाइट, एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, कोई नोटिस भी दिया है एज एडवर्टाइजमेंट, कोई सर्क्यूलर आया है एज एडवर्टाइजमेंट, लेबल जो होते हैं, रैपर, चॉकलेट के रैपर्स हैं, उसमें लिखा है कि कंटेंट 100% मिल्क, और वो चॉकलेट में मिल्क नहीं है, तो ये रैपर भी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है जो कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है अगर उसमें फॉल्स लिखा है तो। इनवॉइस, इनवॉइस भी एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है अगर उसमें एडवर्टाइज किया गया है तो, पब्लिसिटी की गई है तो। और सच अदर डॉक्यूमेंट्स, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, पैम्पलेट्स है, ऐसा ब्रोशर है, ऐसा कुछ भी, वो सब एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं। कंप्लेनेंट कौन होगा, जो कंप्लेन करेगा, तो सेक्शन 2(5) कंप्लेनेंट के बारे में बताता है इस पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंप्लेनेंट मतलब अ कंज्यूमर, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रिगार्डिंग रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो एक तो कंज्यूमर खुद कंप्लेनेंट हो सकता है, या फिर कोई एक वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन बनाई गई है और वो रजिस्टर्ड है। बहुत सारी जगह पे कंज्यूमर, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन होती है जो रजिस्टर्ड होती है अंडर लॉ, अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तब वो उस लॉ के तहत, वो फॉर एग्जांपल वो एक ट्रस्ट है, वो वॉलंटरीली एक ट्रस्ट बनाई गई है, या वॉलंटरीली एक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स बनाया गया है, या एक सोसाइटी बनाई गई है, ऐसी कोई भी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन बनाई गई है जो रजिस्टर्ड है उस लॉ में। जब अब अगर हम अभी की बात करें तो अभी के टाइम में अगर वो लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स में रजिस्टर्ड है कहीं भी,
तो वो वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेनेंट हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर खुद ही कंप्लेन करे, उनकी एसोसिएशन मिलके भी कंप्लेन कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी और वन और मोर कंज्यूमर्स, वन सेकंड, हाँ, वन और मोर कंज्यूमर्स वेर देर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट। अभी फॉर एग्जांपल कहीं पे बहुत सारे लोगों ने एक बिल्डर से घर लिया और बिल्डर ने टाइम पे नहीं दे पाया, तो वहाँ पे कोई एक कंज्यूमर कंप्लेन नहीं करेगा। जिन सारे लोगों ने उसके फ्लैट के लिए पैसे दिए हैं वो सब मिलके एक एसोसिएशन बनाएंगे या वो सब मिलके साइन करके कंप्लेनेंट बनेंगी। तो वन और मोर कंज्यूमर्स वेर देर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, और सबका इंटरेस्ट सेम है, सबका जो हित है, सबको जो चाहिए, सबकी जो कंप्लेन है वो एक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर किसी का कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करने से डेथ हो गई या अदरवाइज भी डेथ हो गई, तो उसका लीगल ईयर जो है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कंप्लेन कर सकता है। इन केस ऑफ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट या लीगल गार्जियन कंप्लेनेंट बन सकते हैं। तो दिस वाज कंप्लेनेंट सेक्शन 2(5). अब 2(6) कंप्लेन। व्हाट इज कंप्लेंट? जो कंप्लेनेंट कंप्लेन करता है वो कंप्लेन है। मतलब हमको जो भी एलिगेशन है वो राइटिंग में दिया है तो ही उसे कंप्लेन माना जाएगा एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वर्बली जाके कंप्लेन किया तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा एज पर दिस एक्ट। पहली बात, उसको कंप्लेन ही नहीं कंसिडर किया जाएगा। मतलब केस तो आगे की बात है, पहले तो कंप्लेन का दर्जा ही नहीं मिलेगा उसे। द टर्म कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन इन राइटिंग made by a complainant for obtaining any relief provided by or under this act। तो उसको कुछ रिलीफ चाहिए, वो कंप्लेन क्यों करेगा? ऑब्वियसली उसको कुछ चाहिए, रिलीफ चाहिए, या फिर रिलीफ चाहिए इन द सेंस या तो फिर कॉम्पेंसेशन चाहिए, उसको कुछ तो भी चाहिए अगेंस्ट दैट। अगर उसको कुछ करना ही नहीं है तो ऐसे ही जाके वो कंप्लेन नहीं करेगा। वो चाहेगा कि वो जिसके अगेंस्ट वो कंप्लेन कर रहा है वो इधर आके मुझे सॉरी बोले या मुझे कॉम्पेंसेट करे, या फिर उसकी जो ये गलती है वो बंद हो, ताकि दूसरों का नुकसान ना हो। मेरा तो नुकसान हो गया फॉर एग्जांपल, तो दूसरों का नुकसान ना हो, तो उसका कुछ ना कुछ रिलीफ का रिक्वायरमेंट है जो ये एक्ट उसे दे सकता है। तो वो कंप्लेन जो राइटिंग में एलिगेशन देगा उसे कंप्लेन बोलेंगे। तो कंप्लेन जो है वो ये बोलेगा क्या क्या कंप्लेन हो सकती है। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके साथ, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनफेयर है, वन साइडेड है, कहीं भी उसमें कुछ भी रॉन्ग है मॉरली। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसमें, कहीं भी किसी के साथ ट्रेडिंग में किसी ने किसी से कुछ परचेज किया तो वहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। उसने बोला था कि इतना परसेंटेज में दूंगा लेकिन नहीं दिया। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है, मतलब कोई दुकान वाला है वो बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ इस कम्युनिटी के ही लोगों को सामान बेचूंगा, दूसरे कम्युनिटी को नहीं बेचूंगा, तो ये भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है। हैज़ बीन एडप्टेड बाय अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो बोलेगा कि जो भी मैं सर्विस दूंगा वो सिर्फ से फॉर एग्जांपल एक क्लास ऑफ लोगों को ही दे सकता हूँ, मैं दूसरे कास्ट के लोगों को नहीं दूंगा, तो उस सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट भी कंप्लेन की जा सकती है। द गुड्स बॉट बाय हिम और एग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफ़र फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट। जो भी गुड्स हमने परचेज किए हैं या परचेज करने वाले हैं, तो वो गुड्स डिफेक्ट निकले, अगर एक या एक से ज़्यादा उसमें डिफेक्ट है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है। द सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड ऑफ और एग्रीड टू बी हायर्ड। कोई भी सर्विसेज जिसमें डेफिशिएंसी है, सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी, उसमें कुछ ना कुछ खामी है, कमी है, डिफेक्ट है। कोई भी सर्विस होगी तो उसमें डेफिशिएंसी होगी, गुड्स होगा तो उसमें डिफेक्ट होगा। तो कहीं भी कुछ भी अगर अप टू द मार्क नहीं है या जैसा एग्री किया गया था वैसा नहीं है तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हो। अ ट्रेडर और अ सर्विस प्रोवाइडर, एज द केस में बी, has charged for goods or service mentioned in complaint a price in excess of price। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेडर है गुड्स का या सर्विस प्रोवाइडर है, उसने गुड्स के लिए या सर्विस के लिए चार्ज किया है इन एक्सेस, जितना बोला था उससे ज़्यादा एक्सेस में प्राइस चार्ज किया है,
तो ऐसे केसेस में कंप्लेंट की जा सकती है फिक्स्ड बाय और अंडर एनी लॉ। फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा बोलता है कि फीस जो है, अगर मैंने कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दी है तो उसकी फ़ीस जो है वो पर क्लाइंट पर केस 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एग्जाम्पल। तो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अगर अभी ये चल रहा है कि 10,000 से ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए और मैंने क्लाइंट को 12,000 चार्ज किया, तो जो मैंने एक्सेस में चार्ज किया, अभी लॉ जो चल रहा है, लॉ ने बोला है उससे एक्सेस में चार्ज किया, तो आई विल बी लाइबल कि मुझ पे कंप्लेन की जा सकती है। जो मेरा कंज्यूमर है वो मुझ पे कंप्लेन कर सकता है। डिस्प्लेड ऑन गुड्स, अगर एमआरपी लिखी हुई है, डिस्प्ले है गुड्स पे, उससे ज़्यादा चार्ज किया, और एनी पैकेज कंटेनिंग सच गुड्स, उसके या फिर उसके अंदर पैकेज है उसमें जो गुड्स है, कहीं पर भी जो प्राइस डिस्प्ले की गई है उससे एक्सेस में चार्ज किया है, उसका इसके पास ऑर्डर नहीं है। कहीं कहीं क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो डिस्प्लेड प्राइस से ज़्यादा में वो लोग हमसे चार्ज करते हैं, बट ऐसे केस में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है वो नॉर्मल अगर टेम्परेचर पे है तो वो ये प्राइस पे है, बट हम लोगों ने इसे रेफ्रिजरेट किया है, मतलब उस पर ऐड की है सर्विस, उसको ठंडा करके बेच रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि जो प्राइस एमआरपी है उससे हम ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो ऐसे केसेस की बात नहीं चल रही है। अदरवाइज कि डिस्प्लेड ऑन गुड्स जहाँ पे और एनी पैकेज जिस पे उन्होंने कुछ भी ऐड नहीं की है सर्विस, ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मैगी पे अगर 10 रुपीज़ या 12 रुपीज़ लिखा है तो वो उतने में ही बेचनी चाहिए, लेकिन अगर वो बना के दे रहा है, उसमें सर्विस ऐड कर रहा है, पानी डाल रहा है, गैस पे रख रहा है, बना के एंड फिर दे रहा है, तो फिर वो चार्ज कर सकता है ज़्यादा। तो इट्स नॉट ऑलवेज के डिस्प्लेड ऑन गुड्स जो है उससे एक्सेस प्राइस नहीं चार्ज कर सकता है। तो उससे एक्सेस कब नहीं कर सकता है? जब वो प्रोडक्ट एज इट इज सेल हो रहा हो। एनी पैकेज कंटेन सच गुड्स डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड, उसने खुद ही प्राइस लिस्ट लिखा है कि अपने ही शॉप में किसी होटल ने मेन्यू में कुछ भी लिखा है और उसमें जो प्राइस एग्जिबिट किया है वो प्राइस से एक्सेस प्राइस चार्ज किया है एक पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो उसके लिए भी कंप्लेंट की जा सकती है। या फिर एग्रीड बिटवीन द पार्टीज कि कोई सर्विस है, कोई ट्रेड है, आपस में एग्री हुआ कि ये घर मैं आपको 20 लाख रुपए में बेचूंगा, तो 20 लाख से वापस अब बोला, जब बारी आई पेमेंट की तब बोला कि नहीं 25 लैक्स चाहिए, तो उस केस में भी कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि जो प्राइस एग्री हुआ था उससे एक्सेस प्राइस मांग रहा है। और द गुड्स विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी, ऐसे कोई भी गुड्स जो सेल कर रहा है कोई भी, विच आर हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी और लाइफ से हजार्डस है, कुछ ऐसी कोई चीज़ें कोई अगर सेल कर रहा है पब्लिक को, तो वो उसके खिलाफ ही कंप्लेंट की जा सकती है। द सर्विसेज विच आर हजार्डस टू लाइफ, ऐसी कोई सर्विसेज जो लाइफ के लिए हजार्डस है, ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में भी कंप्लेंट की जा सकती है। अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन लाइज अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, तो प्रोडक्ट की जो लाइबिलिटी एक्शन है, मतलब एक्शन किसके अगेंस्ट कर सकते हैं कंप्लेन? एक तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एसी खरीदा है तो एसी मैन्युफैक्चरर के एसी ख़राब हो गई, तो या एसी नहीं वर्क कर रही है, तो आपको पहले तो आप बोलोगे जो आपका प्रोडक्ट सेलर है, फॉर एग्जांपल आपने क्रोमा से परचेज़ किया तो आप उनको बोलोगे कि रिप्लेस करके दो। अगर वहाँ बात नहीं बन रही है, वो बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो आप सीधा अगर आपने जिस जिस भी कंपनी लॉयड की अगर एसी खरीदी है या किसी और कंपनी वो जनरल की खरीदी है, तो आप मैन्युफैक्चरर को बोलोगे कि ये जो है लाइबिलिटी उनके पास है, तो दे कैन डू दी चेंजेस, उसमें वारंटी पीरियड है, रिपेयर या कुछ भी है। तो ऐसे केसेस में प्रोडक्ट सेलर या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, लेकिन अगर आपका जो सर्विस है एसी का वो प्रॉपर नहीं हुआ है, तो आप जिसके पास से भी एसी का सर्विसिंग कराते हो, एएमसी करवाते हो, आप सर्विस प्रोवाइडर को बोलोगे कि आपने सही से सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो यू जस्ट गिव दी प्रोडक्ट सर्विस, जो रिक्वायर्ड है वो दे दो। तो क्लेम जो है वो किसको होगा? आइदर मैन्युफैक्चरर को होगा या फिर सेलर को होगा या सर्विस प्रोवाइडर को होगा, जो उस प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या सर्विस ही प्रोवाइड कर रहा है। ज़रूरी नहीं है हमेशा प्रोडक्ट ही हो, खाली सर्विसेज के रिलेटेड भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। अब कंज्यूमर कौन है?
टू कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स, एक तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स, या तो हम लोगों ने या कंज्यूमर ने गुड्स परचेस किए होंगे या तो सर्विस परचेस की होगी, तो आइदर कंज्यूमर ऑफ गुड्स और कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। कंज्यूमर ऑफ गुड्स कौन होगा? मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। पैसे दे के अगर गुड्स लिए हैं, फ्री में गुड्स लिए हैं, तो वो कंज्यूमर नहीं है एज पर दिस एक्ट। तो मीन्स एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment। deferred payment मतलब क्या? कि बाद में पे करूँगा। अभी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है, उसने बोला कि अभी आप 10,000 ले लो डाउन पेमेंट और बाकी का मैं हर महीने पे करूँगा, EMI ऑप्शन। EMI ऑप्शन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बोलेगा कि आप मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, घर दे दो, और मैं आपको 5 साल बाद पेमेंट करूँगा। तो उनकी अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है डिफर्ड पेमेंट की, तो कुछ भी डिफर्ड पेमेंट, पार्टली पेमेंट हुआ है, पार्टली प्रॉमिस किया है, बाद में पेमेंट करने वाले हैं, कहीं भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है अगर और परचेज हुआ है, तो ऐसे केस में वो कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर किसका है? वो गुड्स का है, अगर यहाँ बात गुड्स की चल रही है तो। और सर्विसेज होगा तो कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज है। सर्विसेज में भी सेम होगा कि डिफर्ड पेमेंट भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोफेशनल सर्विसेज, अगर कोई लॉयर ने सर्विसेज प्रोवाइड की है और उसका कंज्यूमर उसको पैसे देने वाला है लेकिन केस ख़त्म होने के बाद, तो यहाँ पे हुई डिफर्ड पेमेंट, मतलब बाद में पैसा देने वाला है, बट कंसिडरेशन अमाउंट इन्वॉल्व है। तो वो जो क्लाइंट है मेरा, अगर मैं एडवोकेट हूँ तो वो जो मेरा क्लाइंट है वो मेरा कंज्यूमर है, लेकिन कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज है। तो वैसे ही कंज्यूमर ऑफ गुड्स और कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन सच गुड्स फॉर रीसेल। अब जो रीसेल के लिए ले रहा है या कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है, वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कौन है? जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहा है, खुद के लिए ले रहा है, तो वो कंज्यूमर है। रीसेल के लिए ले रहा है वो नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं अगर किसी शॉप में जाके कोई सामान लेके आई हूँ, लेकिन वो मैं खुद आके अपनी दुकान में बेचने वाली हूँ, तो मैं उसका प्रॉपर कंज्यूमर नहीं हूँ, मैंने रीसेल के लिए लिया है, तो मैं खुद भी ट्रेडर हूँ। यहाँ पे मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंज्यूमर नहीं हूँ। मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है तो मैं दूसरे सेक्शंस में जाके उसके ऊपर केस कर सकती हूँ, IPC के अंडर, टॉर्ट्स के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कंज्यूमर वही होगा जो खुद कंज्यूम करेगा, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर कार ली है तो वो खुद के पर्पस के लिए नहीं ली है, उसने कार ली है कमर्शियली उसको चलाने के लिए। तो कमर्शियली चलाने के लिए ली है, कमर्शियल पर्पस के लिए ली है, उसने किसी और को रीसेल करने के लिए ली है, बहुत सारी कारें ले ली है और वो रीसेल कर रहा है, तो वहाँ पे ये ट्रेडर है, ना ही कि कंज्यूमर। तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर एज पर दिस एक्ट। कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज, जैसे ये कंज्यूमर ऑफ गुड्स है वैसे कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज मीन्स एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन, कि कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि प्लेसमेंट एजेंसी है, फॉर एग्जांपल अम्बा जॉब्स कंसल्टेंसी, तो उसने अगर कुछ कंसिडरेशन नहीं लिया है सबसे वो जॉब देने के लिए, तो वो लोग कंज्यूमर नहीं है। वो कंज्यूमर ही नहीं है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर उनका कोई प्रोविजन ही नहीं है टू डू आस्क फॉर एनी राइट एज अ कंज्यूमर। तो मीन्स एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स और एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन दे के आपने सर्विसेज ली है। फॉर एग्जांपल लॉयर की सर्विसेज ली है, किसी कॉलेज में जाके पढ़े हैं तो वहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट दिया है, तो जहाँ भी कंसिडरेशन अमाउंट दिया है तो वो जो है वहाँ पर हम कंज्यूमर है। विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड, उसमें ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन फुल्ली पेड है तो ही आप सर्विसेज हो, मतलब कंज्यूमर हो। आपने सिर्फ पार्ट अमाउंट पे किया है, पार्ट बाद में पे करने वाले हो, आप EMI बेस पे करने वाले हो, आप बाद में 1 साल बाद पेमेंट करने वाले हो, आपने पहले ही उसको बोला है कि मैं 1 साल बाद फीस पे कर पाऊँगा। तो ऐसा कुछ भी है अगर, तो जहाँ पे लेकिन कंसिडरेशन की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे आप कंज्यूमर हो। However, it does not include a person who avails of such service for any commercial purpose। लेकिन अगर वो कोई सर्विस कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा है, फॉर एग्जांपल
अगर मैंने एसी रिपेयर वाले को बुलाया और फिर मेरे जो शॉप में बहुत सारी एसियां हैं उसको मैंने रिपेयर किया और फिर मैंने उसको सेल करने के लिए रखा, तो यहाँ पे जो मैं एसी या रिपेयर करवा रही हूँ वो कमर्शियल पर्पस के लिए करवा रही हूँ, तो यहाँ पे जो ये सर्विस मैंने ली है मैं वहाँ पे कंज्यूमर नहीं हूँ, मैं वहाँ पे एक खुद ट्रेडर हूँ। तो टू बी अ कंज्यूमर देयर शुड बी फॉर सेल्फ यूज, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस। For the purpose of above definition, the expression commercial purpose does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of his livelihood। लेकिन कमर्शियल पर्पस में अगर वो खुद की लाइवलीहुड के लिए, खुद की जीने के लिए, खुद के ब्रेड बटर के लिए वो अगर वो चीज़ों का यूज़ कर रहा है तो एग्जम्पशन है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कार खरीदा और मैंने जो कार है वो मैं चलाती हूँ एज ए ड्राइवर ओला में, उबर में, और मैं ही वो कार चला के मेरा जो लाइवलीहुड है वो उससे चला रही हूँ, तो मैं उसकी एक्चुअल कंज्यूमर हूँ उस कार की, क्योंकि मैं खुद के ही लाइवलीहुड के लिए, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, ना कि मैंने किसी को वो कार बेची है, और ना ही मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ लेके रखी है और सबको एक एक ड्राइवर रखे हैं और उनको बोला है कि चलाओ गाड़ियाँ और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है। तो जहाँ पे खुद के लाइवलीहुड की बात है तो वहाँ पे मैं कंज्यूमर हूँ, मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज गुड एज कि मैं खुद ही उसका कंज्यूमर हूँ और मैं अपने यूज़ के लिए ही उसे, अपने लाइवलीहुड के लिए ही उसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये कार वाला एग्जाम्पल बेस्ट है समझने के लिए कि उसमें कमर्शियल पर्पस है बट फॉर हिज ओन लाइवलीहुड बाय मीन्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने खुद को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया है ऐसे केस में। तो ऐसे केसेस में जो है वो कमर्शियल पर्पस को भी साइड में रखा जाएगा बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द लाइवलीहुड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पर मैं कंज्यूमर हूँ, जिससे भी मैंने कार परचेज की है उस कंपनी की मैं कंज्यूमर हूँ। द एक्सप्रेशन बाइज एनी गुड्स एंड हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज इंक्लूड्स ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो ऑफलाइन भी इसमें इंक्लूड है और ऑनलाइन भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये नहीं बोल सकते हम कि ऑनलाइन जो चीज़ें परचेज की है वहाँ पे हम कंज्यूमर नहीं है, या ऑफलाइन सर्विसेज ली है तो वहाँ पे कंज्यूमर नहीं है, तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही इंक्लूड है। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टेली शॉपिंग किया है, ऑनलाइन शॉपिंग किया है, अमेज़ोन से किया है, किसी और ऐप से किया है, स्विगी से किया है, जोमेटो से किया है, कहीं से भी किया है, ऑनलाइन मोड से भी अगर शॉपिंग की है तो आप जिससे आपने गुड्स परचेज किए हैं उनके आप कंज्यूमर हो। टेनेंट इज नॉट अ कंज्यूमर, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि टेनेंट जो है जिसको आपने घर अपना रेंट पे दिया है वो आपका कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि ही पेज रेंट फॉर हिज रूम एंड नॉट फॉर सर्विसेज ऑफ हिज लैंडलेडी या लैंडलॉर्ड, तो उसने सर्विसेज के लिए पैसे नहीं दिए हैं यहाँ पे, और ना ही वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो सिर्फ रूम यूज़ करने के लिए रेंट दे रहा है। तो यहाँ पे जो, और वो खुद रहने के लिए ले रहा है, वो कोई कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो ही इज़ नॉट अ कंज्यूमर। टेनेंट जो है वो कंज्यूमर नहीं है, ऐसा एक प्रीवियस केस में भी बताया गया था। पेशेंट हु गेट्स फ्री ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ नॉट अ कंज्यूमर, क्यों? क्योंकि उसको फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है, भले ही उसने रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरे होंगे 20 रुपया 50 रुपया फॉर्म का चार्जेस भरा होगा, बट ट्रीटमेंट के चार्जेस गवर्नमेंट नहीं लेती है, तो वो कंज्यूमर नहीं है गवर्नमेंट का। और अगर वो कंज्यूमर नहीं है तो उसे कंज्यूमर के राइट्स और कंज्यूमर के प्रोटेक्शन एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 नहीं मिलेंगे। उसको अगर केस करना है, उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो लॉ में और बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे वो जाके जस्टिस मांग सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो वो कंज्यूमर है, क्योंकि उसने वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए हैं, उसने जो है वो ट्रीटमेंट वहाँ से खरीदी है, तो वहाँ पे वो कंज्यूमर है, वहाँ पे उसने सर्विस खरीदी है। तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल में वही जो बंदा है वो कंज्यूमर हो जाएगा, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे उसको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज मिल रही है वहाँ पे वो कंज्यूमर नहीं होगा। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर अराइजेस अंडर द एक्ट ओनली व्हेन कंसिडरेशन इज पेड फॉर सर्विसेज, जब कंसिडरेशन पेमेंट होगी तो ही बात हो सकती है कि वो कंज्यूमर है, अदरवाइज वो कंज्यूमर ही नहीं है। कैंडिडेट गेटिंग फ्री प्लेसमेंट सर्विस इज नॉट अ कंज्यूमर। व्हेन अ पर्सन बाइज अ कार
टू यूज इट एज अ टैक्सी, ही इज नॉट अ कंज्यूमर. वो अगर टैक्सी बनाने के लिए उसने कार ली है तो वो कंज्यूमर नहीं है, एज इट इज़ कमर्शियल पर्पस. बट लेटर नेशनल कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि व्हेन अ पर्सन बाइज अ कार टू यूज इट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड ऑपरेटर, वो खुद ही चला रहा है अपने लाइवलीहुड के लिए, तो ही इज़ अ कंज्यूमर. हमने अभी थोड़ी देर पहले यही डिस्कस किया. when a person bought a trade tractor for his own agricultural use, अभी किसी ने अगर ट्रैक्टर लिया सेल करने के लिए नहीं, दूसरों को देने के लिए नहीं, खुद के एग्रीकल्चर यूज़ के लिए, तो ही वॉज हेल्ड टू बी अ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर ही है. even though despite the fact that he had let it out for a small income when it was not in use. जब उसका ट्रैक्टर ऐसे ही पड़ा रहता था तो वो देता था लोगों को रेंट पे कि ठीक है, एक दिन के लिए लेके जाओ 100 रुपया देना, दूसरे 4 दिन के लिए लेके जाओ, अभी मुझे काम नहीं है. तो भी भले ही वो यहाँ पे उसको यूज़ कर रहा है कमर्शियली, बट वो उसका कमर्शियल मेन बिजनेस नहीं है, वो स्मॉल इनकम जनरेट करने के लिए कर रहा है. तो यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर परचेज किया है वो कंज्यूमर ही है. वो ये नहीं बोला जाएगा कि वो कमर्शियली उसको लेट आउट कर रहा है और उसमें से इनकम बना रहा है, क्योंकि ये उसका मेन बिजनेस नहीं है. उसने खुद के एग्रीकल्चर के लिए ही लिया है, खुद के पर्पस के लिए लिया है. जैसे कि कार कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं लेके खुद के पर्पस के लिए ली थी, खुद को सेल्फ एम्प्लॉय बनाने के लिए ली थी. तो ऐसे केस में जो जो बायर है, जो इस गुड्स का बायर है ट्रैक्टर का या कार का, वो खुद ही कंज्यूमर है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज यूजिंग दैट प्रोडक्ट. तो वो प्रॉपर कंज्यूमर है. टैक्स इज कंपलसरी पेमेंट. इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, ये कंपलसरी पेमेंट है. अब आपने जीएसटी भरी गवर्नमेंट को, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे कंसिड्रेशन हो गया तो गवर्नमेंट के लिए मैं कंज्यूमर हूँ. टैक्स जो है वो कंपलसरी पेमेंट है गवर्नमेंट को, और वो पब्लिक पर्पस के लिए है. तो यहाँ पे वी आर नॉट कंज्यूमर्स ऑफ गवर्नमेंट. सिमिलरली जो कोर्ट फीस हम भरते हैं गवर्नमेंट को, स्टैम्प फीस भरते हैं, तो वो कोर्ट को भरते हैं. तो वो कोर्ट जो है वो लोगों के जस्टिस के लिए बनाई गई है, ना ही कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो. तो वहाँ पर हम उनके कंज्यूमर्स नहीं हैं. वैसे ही जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गवर्नमेंट फ्री इलाज देती है, तो गवर्नमेंट जो फ्री ट्रीटमेंट दे रही है वो ट्रीटमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग. वन सेक, एक्सक्यूज मी. ખાલી હું ગણેશભાઈ જે હતા લાઈન તે અહીં શુભારંભ વાળા હું જે था काल कितने में વાત कर रहा हूँ जो चालू हुई. હવે 10 વાગે કઈ હતી. हाँ तो वो कर रहे हैं अभी. हेलो, एक 15 मिनट में कर रहे हैं आपको गणेश भाई. हाँ हाँ हाँ. सो जैसे ही जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर कोई ट्रीटमेंट मिल रही है तो वो उनका बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है, दे आर जस्ट गिविंग अ सर्विस. तो वैसे ही गवर्नमेंट जो सर्विस दे रही है और हम अगर इनकम टैक्स भर रहे हैं तो दैट इज़ यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पस. तो सेम वे वी आर नॉट द कंज्यूमर ऑफ गवर्नमेंट. नाउ कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या है? दैट इज सेक्शन 2(8). Consumer dispute means a dispute where the person against whom a complaint has been made denies or disputes the allegation contained in complaint. तो जो भी कंप्लेन की गई है उस कंप्लेन में जो भी डिस्प्यूट, जो एलिगेशन लगाया गया है उसको वो डिनाई कर रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई प्रोडक्ट लिया और वो प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया, मैंने कंपनी को बोला ये प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, और कंपनी डिनाई कर रही है कि नहीं, हम एलिगेशन को नहीं मानते, ये गलत है, हमारी साइड से मिस्टेक नहीं है. तो तब बात आती है डिस्प्यूट की. अगर वो मान जाए कंपनी और मुझे रिप्लेसमेंट दे दे, रिपेयर करके दे दे वो प्रोडक्ट, या पैसे वापस दे दे, तो बात ही ख़त्म हो जाए. लेकिन जब वो डिनाई करता है डिस्प्यूट को, जब वो बोलता है कि एलिगेशन जो है वो सही नहीं है, कहीं भी जहाँ पे दोनों में एग्रीमेंट नहीं है, दोनों में सेम लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहाँ पे बात आती है डिस्प्यूट की. मतलब डिस्प्यूट वहीं होगा जहाँ पे दो लोग अलग विचारों वाले होंगे, जहाँ पे एक दूसरे पे वो लोग एग्री नहीं करेंगे, दे आर नॉट इन सेम पेज, तभी डिस्प्यूट की बात आएगी. तो डिस्प्यूट का डेफिनेशन इतना ही है, वेयर अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ कंप्लेन हैज़ मेड, जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई है वो डिनाई कर रहा है कि वो बोल रहा है कि एलिगेशन जो है वो गलत है, और डिस्प्यूट को डिनाई कर रहा है द एलिगेशन कंटेन इन कंप्लेन. नाउ कंज्यूमर राइट्स क्या है? सेक्शन 2(9) बताता है कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं. कंज्यूमर राइट्स इंक्लूड्स द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स.
प्रोडक्ट्स और सर्विसेज which are hazardous to life and property। जो भी चीज़ें hazardous है लाइफ के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, ऐसी चीज़ों से प्रोटेक्टेड रहना, ये राइट है कंज्यूमर का। मतलब ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है कि कोई भी चीज़ जो हज़ार्डस है इंसानों के लिए, वो चीज़ें हम तक ना पहुंचनी चाहिए, उनका मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ द राइट कंज्यूमर इज़ हैविंग। नाउ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी। हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी कितनी है। हर प्रोडक्ट पे क्वांटिटी लिखी होती है। कोई भी पैकेट ले लो, बिस्किट का कोई भी चीज़ ले लो तो क्वांटिटी लिखी होगी, क्वालिटी लिखी होगी, पोटेंसी लिखी होगी कि इसका प्रभाव क्या है, कि एलर्जिक कंडीशंस लिखी होगी अगर वो फूड प्रोडक्ट है तो, प्योरिटी लिखी होगी कितना प्योर है, स्टैंडर्ड क्या है उसका, और प्राइस क्या है। तो ये सब जानना हक है कंज्यूमर का। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज द केस में बी, सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ताकि किसी भी कंज्यूमर के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। द राइट टू बी अश्योर्ड wherever possible access to a variety of goods, products or services at competitive prices। the right to be assured मतलब मुझे ये हक है कि मैं अश्योर रहूँ और मुझे पता चले, टू एक्सेस वेराइटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे मिले, और कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं वो भी कंज्यूमर का हक है। राइट टू बी हर्ड, मेरी बात सुनी जाए, मतलब अगर मैं जस्टिस मांग रही हूँ तो देयर शुड बी अ राइट ऑफ अ कंज्यूमर कि उसकी सुनवाई हो, उसको कोई सुने। राइट टू बी हर्ड, टू बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम। तो एक अप्रोप्रिएट फॉर्म में एक अप्रोप्रिएट जस्टिस उसको मिलेगा कंज्यूमर को, और प्रॉपर कंसिडरेशन उसको मिलेगा, वो उसको अश्योरेंस हो। ये कंज्यूमर का राइट है एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। द राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो उसे रिड्रेसर मिले, मतलब वो रिड्रेस कर सके, वो ग्रीवेंसेस को जो है वो बता सके कि ये मेरे ग्रीवेंसेस हैं, ये मेरे कंप्लेंट्स हैं, और उसकी रेमेडी मिल सके अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर कास्ट को, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, या इस पर्टिकुलर टाइम पे मैं नहीं दूंगा कोई प्रोडक्ट, दुकान वाला है, कुछ ऐसा है। तो कोई भी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट भी रिड्रेसल का राइट है कंज्यूमर को। और अनस्कॉर्पुलस या डिसऑनेस्ट, क्रूअल या अनफेयर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर है तो वो भी राइट है कंज्यूमर का कि उसके अगेंस्ट उसे रिड्रेसल मिले, रेमेडी मिले। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर को अवेयर होना कंज्यूमर का हक है, उसे पता होना चाहिए कि इस चीज़ का प्राइस कितना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो अवेयर रहना भी कंज्यूमर का राइट है। अब डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्ट कमिंग इन क्वालिटी। क्वालिटी में फॉल्ट है, क्वालिटी में इम्परफेक्शन है या शॉर्ट कमिंग है, या क्वांटिटी में शॉर्ट कमिंग है, पोटेंसी मतलब प्रभाव में उसका शॉर्ट कमिंग है, डिफेक्ट है, कुछ प्योरिटी में डिफेक्ट है, स्टैंडर्ड में डिफेक्ट है, कहीं भी इन सब चीज़ों में डिफेक्ट है which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or under any contract express or implied। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, किसी भी लॉ के तहत अगर ये बात कही जा रही है कि ये जो उसकी क्वालिटी है मेंटेन होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसकी इतनी प्योरिटी होनी चाहिए, इसका इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उस स्टैंडर्ड से अगर कहीं भी वो प्रॉपर नहीं है, कहीं भी वो उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है, तो वो डिफेक्ट है। तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और एज इज क्लेम्ड बाय ट्रेडर, जो ट्रेडर बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एकदम अप टू द मार्क हो। कि अगर कोई बोल रहा है कि ये आलमंड ऑयल जो है वो 100% प्योर है तो 100% प्योर है, लेकिन अगर वो खुद ही बोल रहा है कि 80% प्योरिटी है, दिस कंटेन्स ओनली 20% ऑफ आलमंड ऑयल, तो चलेगा। ट्रेडर को क्लेम करना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि उसमें डिफेक्ट नहीं है। वो खुद ही क्लेम कर रहा है कि इट कंटेन्स ओनली 20% ऑफ आलमंड ऑयल, रेस्ट इज अदर ऑयल्स, तो ठीक है। लेकिन अगर वो क्लेम कर रहा है कि 100% आलमंड ऑयल और वो 100% आलमंड ऑयल नहीं है, तब उसमें डिफेक्ट कहा जाएगा।
तो in any manner whosoever in relation to any goods or product the expression defective is so to be constituted accordingly, तो accordingly वो defect का definition understand कर सकते हैं. According to National Commission the purchaser of newspaper is not covered by the act. तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई न्यूज़पेपर में कुछ इनकरेक्ट न्यूज़ आया है तो हम लोग न्यूज़पेपर कंपनी को केस नहीं कर सकते कि आपके न्यूज़पेपर में डिफेक्ट है, बिकॉज नॉर कैन द कंज्यूमर कंटेंट दैट ही हायर्ड द सर्विसेज. वो ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर की सर्विसेज ली है और न्यूज़पेपर वाले की ये सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, डिफेक्ट है, तो मैं आप पे केस कर रहा हूँ. तो ये केस लॉ पहले ही आ चुका है नेशनल कमीशन में कि न्यूज़पेपर का परचेसर जो है डेली जो न्यूज़ रीड करता है न्यूज़पेपर खरीद के, वो इनकरेक्ट अगर कुछ न्यूज़ आई है तो उसके लिए न्यूज़पेपर पे वो केस नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन अगर कुछ इनकरेक्ट न्यूज़ आई है, किसी कंपनी ने न्यूज़ लिखा है कि 50% ऑफ ऑन ऑल बाइक्स, और फिर हम गए वहाँ पे तो बोला 50% ऑफ नहीं है, तो इनकरेक्ट एडवर्टाइजमेंट जिसने पब्लिश की है न्यूज़पेपर वाले के पास हम केस करने नहीं जा सकते. जिस कंपनी ने की है उस कंपनी को बोल सकते हैं, उस पर्टिकुलर शोरूम को बोल सकते हैं कि आपने इनकरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की है, तो वहाँ आप उनके अगेंस्ट जो है एज अ कंज्यूमर एज अ कंप्लेंट डाल सकते हैं, बट नॉट एज अ नॉट टूवर्ड्स द न्यूज़पेपर जो पब्लिशर है. द फॉलोइंग हैव बीन हेल्ड टू बी डिफेक्टिव गुड्स. जैसे कि ये डिफेक्टिव का इस एक्ट के अंडर क्या क्या डिफेक्टिव हो सकता है. एयर कंडीशन विथ एन अनयूजुअली लाउड नॉइस, अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है एयर कंडीशन में तो वो डिफेक्टिव है. स्कूटर विच ब्रोक डाउन सून आफ्टर परचेज करने के तुरंत बाद टूट गया. मोटरसाइकिल विच हैड मैनी डिफेक्ट्स from the very date of purchase. A TV set which broke down within a week after its purchase and had to be repaired 11 times, ऐसा कुछ हुआ तो भी वो डिफेक्ट है. A video cassette player played zigzag pictures. Adulterated rapeseed oil after the consumption whereof the consumer and advocate and his wife suffered from numbness. कोई ऐसा कोई ये है ऑयल है कोई जो ऑयल के कंज्यूम करने से नमनेस हुआ, मतलब सुन हो गए हाथ, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, ऐसा कुछ हुआ तो वो डिफेक्ट है. तो सिमिलरली ऐसी चीज़ें दी गई है कि क्या क्या किस किस चीज़ों से जो है वो डिफेक्ट बोला जा सकता है. कोई भी चीज़ परचेज की, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उसमें डिफेक्ट आ गया तो डिफेक्ट तो बहुत तरह के हो सकते हैं. यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं. नाउ डेफिशिएंसी. डिफेक्ट और डेफिशिएंसी में फ़र्क है. डिफेक्ट मतलब प्रोडक्ट लिया और उसके बाद उसमें खराबी आई. डेफिशिएंसी मतलब उसमें पहले से ही इन शॉर्ट कमिंग है, इम्परफेक्शन है, उसमें कुछ मिस्टेक है, उसमें कुछ कमी है. डेफिशिएंसी इज़ कमी, डिफेक्ट इज़ खराबी. तो डेफिशिएंसी मीन्स एनी फॉल्ट, imperfection, shortcoming or inadequacy in quality, nature, manner or performance which is required to be maintained by the law, under the law for the time being in force, or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise. तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ फॉल्ट है, इम्परफेक्शन है, शॉर्ट कमिंग है, इनएडिक्वेसी है इन क्वालिटी, तो वो डेफिशिएंसी है. क्वालिटी से रिलेटेड अगर कुछ भी कमियां हैं तो वो डेफिशिएंसी है. द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और ओमिशन और कमीशन बाय सच पर्सन विच कॉजेस लॉस और इंजरी टू कंज्यूमर. कुछ नेग्लिजेंसी है, मतलब पहले अगर कंपनी ने बोला कि आप यहाँ से एसी ले लो, आपको 1 साल का एएमसी फ्री मिलेगा, लेकिन जब उनको कॉल किया तो बोला आपको नहीं मिलेगा एएमसी, तो यहाँ पे ये जो है वो डेफिशिएंसी है, ना ही कि डिफेक्ट है. इस चीज़ को हम डिफेक्ट नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे हम कि डेफिशिएंसी. उसने बोल दिया कि नेग्लिजेंस कर लिया, ओमिट कर लिया कि नहीं अभी तो ओमिशन हो गया, ये सर्विसेज अभी हम नहीं देते हैं, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे ये डेफिशिएंसीज के अंडर आएगा. डेलिब्रेट विथ होल्डिंग ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बाय सच पर्सन टू कंज्यूमर. और कंज्यूमर को जानबूझ के नहीं बताना कोई चीज़, अगर उसको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है उसमें ये कमियां है, कि इसमें बहुत लाइट का बिल आता है, फॉर एग्जांपल अगर एसी की बात करें, तो उसने नहीं बताया, डेलिबरेटली विथ होल्ड किया, कंज्यूमर ने पूछा भी उसके बाद भी उसने नहीं बताया, उसे पता था,
तो ऐसी चीज़ को भी डेफिशिएंसी के अंडर लिया जा सकता है। तो ये डिफेक्ट नहीं बोल सकते हम कि ये एसी परचेज करने से बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, तो वो उसका डेफिशिएंसी है, वो उस एसी प्रोडक्ट में बनी ऐसी है। वो सिर्फ आपके केस में नहीं हो रहा है कि आपने वो एसी लिया और आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, जिन लोगों ने सब लोगों ने वो एसी लिया उन सबका बिल ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट में वो उसकी क्वालिटी में डेफिशिएंसी है। तो नेशनल कमीशन हैज़ हेल्ड दैट नॉन डिलीवरी ऑफ वीडियो कैसेट, अगर किसी कुरियर कंपनी ने वीडियो कैसेट डिलीवर करना था और कुरियर कंपनी ने कुरियर का काम प्रॉपर नहीं किया, तो वहाँ पे उनकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, मतलब उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि वो वीडियो कैसेट डिफेक्टिव निकली, तो वीडियो कैसेट आई ही नहीं, थी ही नहीं, वो नॉन डिलीवरी हुई, मतलब प्रॉपर ओमिशन हुआ, वो मिला ही नहीं उनको कुरियर सर्विस से, तो कुरियर कंपनी की सर्विस में डेफिशिएंसी है। इन वन केस वेयर टू रजिस्टर्ड लेटर्स कंटेनिंग बैंक ड्राफ्ट, एक बार एक कंपनी ने बैंक एक बार पोस्ट ऑफिस ने दो जो के बैंक ड्राफ्ट थे, डिमांड ड्राफ्ट थे, वो गलत पर्सन को हैंडल कर लिया, भेज दिए किसी गलत एड्रेस पे, और उन लोगों ने भी पैसे निकाल के आराम से बैठ गए बैंक ड्राफ्ट से। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्या हुई, सर्विस में। तो यू विल सी कि यूजुअली अगर सर्विस है तो वहाँ पे डेफिशिएंसी आएगी, और अगर प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो वहाँ पे डिफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की डेफिशिएंसी थी, तो पोस्ट ऑफिस को कॉम्पेंसेट करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने गलत लोगों को बैंक ड्राफ्ट हैंड ओवर किया, तो वो उनकी नेग्लिजेंस थी, उनकी गलती थी पोस्ट ऑफिस की। तो दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी इन सर्विस। सिमिलरली अगर फ्लाइट डिले हो रही है, तो यहाँ पे डिफेक्ट नहीं बोल सकते कि फ़्लाइट में डिफेक्ट है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, तो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर डेफिशिएंसी। के डिले हुआ है तो डेफिशिएंसी इन सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ एयरलाइंस, तो पैसेंजर्स आर एंटाइटल फॉर द कॉम्पेंसेशन, तो पैसेंजर को कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। वैसे ही नेशनल कमीशन हेल्ड दैट इफ कुशन सीट्स, अगर रेलवे ने फर्स्ट क्लास में कुशन सीट नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि सीट्स डिफेक्टिव है, दूसरी सीट्स है, लेकिन जो सीट्स होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डेफिशिएंसी इन सर्विस की बात आएगी। तो ऐसा ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सीट्स ही नहीं है, तो कुशन वाली सीट्स नहीं है अगर फर्स्ट क्लास में, तो यहाँ पे पैसेंजर्स डेफिशिएंसी इन सर्विस के अंडर कंप्लेन कर सकते हैं कि हमको फिजिकल डिस्कम्फर्ट हुआ, मेंटल स्ट्रेस हुआ, तो इस वजह से ये डेफिशिएंसी इन सर्विस है, ना कि डिफेक्ट है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि डेफिशिएंसी और डिफेक्ट में क्या फ़र्क है, सो दैट अकॉर्डिंगली प्रॉपर सेक्शन जो है क्या अप्लाई होगा वो हमें पता चलेगा। नाउ डिले इन हैंडलिंग ओवर पोजेशन ऑफ अ हाउस ऑलरेडी अलॉटेड, अगर ऑलरेडी घर बेच दिया है और पैसा भी मिल गया है फुल प्राइस, और उसको पोजेशन अगर 2 महीने में देना था तो आपने नहीं दिया, तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि डिफेक्ट किया है, यहाँ पे डेफिशिएंसी इन सर्विस है। मतलब मुझे अगर घर खाली करके देना था तो मुझे 2 महीने में देना था, तो मैंने पोजेशन नहीं दिया, मतलब मेरी जो सर्विस है उसमें डेफिशिएंसी है। अब गुड्स क्या है, गुड्स सेक्शन 221 एज पर दिस एक्ट, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव कर सकती है, वो लैंड नहीं आएगा इसमें, गुड्स में लैंड का सेल नहीं आएगा, तो गुड्स में सिर्फ वही चीज़ें आएंगी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। इंक्लूड्स फूड, फूड भी आएगा इसमें एज डिफाइंड इन सेक्शन 3, अभी फूड का अलग सेक्शन है, FSS फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है, मतलब कुछ भी मिसलीड करना, गलत फॉल्स बताना एडवर्टाइजमेंट में, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ये लास्ट हम कर रहे हैं यहाँ तक। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस मीन्स फॉल्सली डिस्क्राइब, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को फॉल्स डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ की फॉल्स गारंटी देना, कंज्यूमर्स को मिसलीड करना कि ये क्रीम लगाने से आप एक दिन में गोरे हो जाएंगे, और नेचर, सब्सटेंस, क्वालिटी या क्वांटिटी, ऐसा कुछ भी फॉल्स मिसलीड करना। कन्वेज और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन विच इफ मेड बाय मैन्युफैक्चर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर वेयर ऑफ वुड कंस्टिट्यूट, और ऐसा कुछ भी मैसेज कन्वे करना जिससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, जो अनफेयर है, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट जस्ट। डेलिबरेटली कंसील इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो भी मिसलीडिंग है, अगर जानबूझ के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाया जा रहा है
तो वो भी एडवर्टाइजमेंट मिसलीड है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट तो हमने ऑलरेडी देखा, तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का हम लोग कल करते हैं।